Hi students, welcome back to RSP, the physics by Rohan sir. Today we are starting a new topic, Ampere circuital law. First we recall the previous lecture videos. In previous lecture videos we have studied about Oersted effect, Biot-Savart's law and the magnetic field due to a ring. If you want to see that videos, just go to YouTube search box and write Rohan sir physics. आप आसानी से वो वीडियोज़ ले लोगे और आसानी से देख सकते हो. Then we will start our class, the Ampere circuital law. There is a wonderful statement for Ampere circuital rule that according to this law, the line integral of magnetic field around any closed loop is equal to mu naught times the algebraic sum of the electric current that is enclosed in that closed loop. मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले इसको एडजस्ट करते हैं, इसको लिंक करते हैं द गॉस थ्योरम दैट वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज. हम गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते थे कि दी सरफेस इंटीग्रल फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू Q divided by epsilon naught and Q that is the total charge in that surface. तो यहाँ से जो ये क्लोज्ड सरफेस होता है उसका लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. इस ही की तरह ये एम्पियर सर्किल रूल होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए. जिस तरीके से कि किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस एरिया के अंदर से हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग, ये हमें बताता है गॉस थ्योरम. उसी तरीके से यदि किसी भी एक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास आउट हो रहा है तो वो किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्रिएट करेगा वो कितना होगा. तो दिस इज ऑल डिस्क्राइब्ड बाय एम्पियर्स दैट कि किसी भी एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर यदि इलेक्ट्रिक करंट है तो वो उस क्लोज्ड सर्किट के बाहर किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इन दैट सर्किट. बेसिकली जैसे कि हमने मान के चलो दिस इज अ वायर, ये एक वायर है. इस वायर के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है एंड जिस तरीके से हमें गॉस थ्योरम के अंदर मैं लिख देता हूं कि दिस इज गॉस थ्योरम. जिस तरीके से गॉस थ्योरम के अंदर हमको एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ता था उसी तरीके से हमें यहाँ पर एक एम्पियरन लूप लेना पड़ता है. जैसे कि मान के चलो कि ये एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर चार्ज है, हमें किसी एक आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जैसे मान के चलो दिस इज़ द पॉइंट P, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करते थे कि इस सेंटर से R डिस्टेंस मान करके एक क्लोज्ड लूप जिसे हम क्या बोलते थे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते थे. उसी तरीके से यहाँ पर भी यदि मान के चलो हमें इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे कि इस वायर से लेकर के और इस P पॉइंट तक जो डिस्टेंस बनने वाली है दैट इज R, इस R को रेडियस मान करके यहाँ से हम एक क्लोज्ड लूप ड्रॉ करेंगे और उसको हम क्या नाम देंगे? एम्पियरन लूप. जिस तरीके से हमने गॉस थ्योरम के अंदर इसको गॉसियन सरफेस नाम दिया था उसी तरीके से एम्पियर सर्किटल रूल के अंदर हम इस क्लोज्ड लूप को क्या नाम देने वाले हैं? एम्पियरेंस लूप. अब हम क्या देखते थे कि गॉस थ्योरम के अंदर जब हम E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट निकालते थे तो इस डी एस को सॉल्व करते थे. दिस इज द डी एस. इस डी एस का मतलब क्या होता था कि हम जिस पूरे सरफेस मीन्स O से लेकर के P तक का जो ये पूरा सरफेस बनेगा गॉसियन सरफेस के लिए इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते थे. हम क्या करते थे कि मान लो यहाँ पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया वेक्टर ले लिया, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते थे इसके अंदर और हमने जैसे मान के चलो ये मान लिया कितना ds. उसी तरीके से यहाँ पर भी जो एम्पियरन लूप होगा उस एम्पियरन लूप के अंदर
जैसे मान के चलो इस पॉइंट P पर निकालना है, तो यहाँ इस पॉइंट P पर इस एम्पियरन लूप पर हमने एक क्या लेना है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट। जैसे मान के चलो इसी पॉइंट पर हमने क्या लिया, लेंथ एलिमेंट स्मॉल dl। यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अंदर तो हमने यहाँ पर स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl लेते थे, लेकिन यहाँ पर dl लेंथ एलिमेंट कहाँ ले रहे हैं, उस पॉइंट पर। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लेंथ एलिमेंट एम्पियरेंस लूप को शो कर रहा है, ना कि इस वायर को। तो जिस तरीके से यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस पर स्मॉल सरफेस एरिया लेते थे, उसी तरीके से इस एम्पियरन लूप पर भी हमें स्मॉल dl एलिमेंट लेना है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b dot dl is equal to mu naught times the algebraic sum of the current included in that closed सर्किट। या फिर यहाँ पर हमने वायर लिया है तो इस वायर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा, दैट इज द एम्पियर्स सर्किटल रूल। अब जैसे कि मान के चलो हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है, तो सीधी सी बात है बाय राइट हैंड थंब रूल अंदर की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ, लेकिन ये जो बोर्ड है 2 डायमेंशनल है तो मुझे ऊपर की तरफ शो करना पड़ रहा है। और dl भी कहाँ होगा, इसी ही डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे फॉर एम्पियर्स सर्किटल रूल। तो दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसके अकॉर्डिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक करंट या फिर एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन दैट क्लोज्ड लूप। तो दिस इज ऑल अबाउट द एम्पियर सर्किटल रूल। नाउ अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अराउंड एनी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और वो इनफाइनाइट लेंथ का है, उसके जस्ट आउटसाइड निकालना है और उसके जस्ट इनसाइड निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी एक वायर होता है तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। जैसे कि ये एक मार्कर है और ये मार्कर किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर है। तो इसका यहाँ पर एक क्या होगा, सरफेस एरिया होगा, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हैं, और यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उस वायर के आउटसाइड भी और उस वायर के इनसाइड भी। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि उस वायर का फिगर कैसे होगा। अभी हमने समझा था कि जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो वायर होगा वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। हमने ये ड्रॉ किया कि दिस इज अ वायर एंड दिस इज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। Let us consider that this is the axis of that wire, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के बिल्कुल सेंटर से होकर के पास आउट होगा। एंड कंसिडर दैट दिस इज द रेडियस a, मीन्स a इज द क्रॉस सेक्शनल रेडियस, दिस इज क्रॉस सेक्शनल रेडियस। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो क्रॉस सेक्शनल रेडियस। और ये एक वायर है। अब हमें 2 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जस्ट आउटसाइड दिस वायर एंड इनसाइड दिस वायर। सो हमने यहाँ पर एक पॉइंट माना, दैट पॉइंट इज P, और इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है इसके एक्सिस से वो हमने माना दिस इज R। ओके, तो हमने अभी देखा था कि विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल रूल यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके एक्सिस से और उस पॉइंट P तक हम एक एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे, जिसको हम
आर को हम रेडियस मानेंगे और इस आर को रेडियस मानते हुए इसके चारों तरफ हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, एक एम्पियरेंस लूप। ओके, तो हमने इस आर को कंसीडर करते हुए एक एम्पियरेंस लूप इस वायर के चारों तरफ क्रिएट किया, ठीक है, इसके चारों तरफ क्रिएट किया। अब यहाँ पर हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम मानते हैं फॉर केस 1 जस्ट आउटसाइड द वायर या फिर किसी ज़्यादा दूरी पर, फार अवे पॉइंट पर और फॉर अवे पॉइंट, और इतना ज़्यादा दूर नहीं हो जाना चाहिए कि वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही ना आ पाए पॉइंट पे। यदि उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही नहीं आ पा रहा है पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पी पर होगा ही नहीं। और हमने जो करंट की डायरेक्शन है वो ये मान रखी है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से यदि हम उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें एम्पियर्स रूल फाइंड आउट अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन आई एंड द टोटल करंट algebraic sum of the current is only I in this wire. Now सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को ओपन कैसे करते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन आई। ओके, अब यहाँ से ये फाइंड आउट करना है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अब थीटा किस किस के बीच का एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल। सो एज ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि यदि इस पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे थे तो ऊपर की डायरेक्शन में जब करंट था तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था और इसी पॉइंट पर हमें क्या लेना था, डी एल। तो क्या होगा, ऊपर की तरफ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और इसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो तो टेंजेंट होगी वो डीएल होगा। तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में डीएल भी होना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 0 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चला कि बी और डी एल दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा कितना, 0 डिग्री। इफ़ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन देन क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डी एल cos 0 is equal to mu naught summation I and cos 0 is 0, so closed integral of b dl is equal to mu naught summation I and the total current is I in this wire, so mu naught I। अब हम यहाँ से b को बाहर ले सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन किसका होगा, l का, b बाहर आएगा तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये डी एल है एंड डी एल इज द लेंथ, स्मॉल लेंथ ऑफ दैट एम्पियरन लूप, और एम्पियरन लूप की यदि रेडियस आर है तो उसका टोटल लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर। सो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to 2 पाई आर और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी एल, सो बी ब्रैकेट L 0 to 2 पाई R दैट इज म्यू नॉट I। अब यहाँ से जब लिमिट्स रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से B 2 पाई R माइनस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब यहाँ से हो गया B इज इक्वल टू B 2 पाई R, 0 हट जाएगा तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता, तो 0 हट जाएगा यहाँ से, तो B 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I। और यहाँ से जब हम 2 पाई R को इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम दिस वायर। तो इस तरीके से हमने निकाला कि किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर यदि उस वायर से बाहर कोई पॉइंट है और वो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है
तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, एंड दिस आर इज द रेडियस ऑफ दैट एम्पियरन लूप। अब सेकंड केस से हम करते हैं कि यदि मान लो कि कोई भी पॉइंट P वो इस वायर के इनसाइड है, द सेकंड पॉइंट। अब हमने माना कि दिस इज अ पॉइंट P दैट इज इनसाइड दैट वायर, और यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगी दैट इज स्मॉल r, और यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक एम्पियरन लूप ड्रॉ करेंगे। और तुम ध्यान से देख रहे हो कि जब इनसाइड दैट वायर ये पॉइंट P है, जो रेडियस है r इस एम्पियरन लूप की, वो इस वायर की रेडियस से स्मॉल है। तो इन केस नंबर सेकेंड, इफ P is inside and A is greater than R, the radius of that appearance loop। तो यहाँ से क्या करोगे, देखो ध्यान से, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो नोट करने वाला पॉइंट है कि क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है वो उतना ही होगा जितना फर्स्ट केस के अंदर लिया हुआ था। तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ध्यान से देखो कि जब हम इस पॉइंट P पर करंट देख रहे थे और इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, तो इस पूरे एम्पियरन लूप के अंदर ये पूरा वायर था, और पूरे वायर के अंदर अमाउंट ऑफ करंट विल बी आई। बट जब हम इस पॉइंट P पर, जो पॉइंट P इस वायर के अंदर है और उसकी रेडियस R है एम्पियरन लूप की, तो ध्यान से देख रहे हो कि इस एम्पियरन लूप के अंदर पूरा वायर नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि इस एम्पियरन लूप के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ करंट इस वायर के अंदर है उतना कंसीडर नहीं हो पा रहा है, उतना एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इस एम्पियरन लूप के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें द अमाउंट ऑफ करंट अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अलग से कैलकुलेट कैसे करोगे, ध्यान से देखो कि कंसीडर अमाउंट ऑफ करंट विल बी आई डैश। हमने मान लिया कि जो भी करंट होगा, जो भी अमाउंट ऑफ करंट होगी इस एम्पियरन लूप के अंदर, वो आई डैश होगी। अब उसके बाद हमें पता है कि इस 2 पाई ए, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर अमाउंट ऑफ करंट कितना है, आई। इट मीन्स पाई ए स्क्वायर के अंदर अमाउंट ऑफ करंट कितना है, आई। तो इन पाई ए स्क्वायर अमाउंट ऑफ करंट इज आई। एंड यदि मैं 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर निकालूं तो अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा, आई डिवाइड बाई पाई ए स्क्वायर। अब मुझे किसके अंदर करंट, अमाउंट ऑफ करंट निकालना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के अंदर अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा, आई डिवाइड बाई पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई डैश। तो ये वैल्यू होगी जो इस एम्पियरन लूप के अंदर द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वो कितना होगा, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब हमारे पास करंट की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इस इक्वेशन के अंदर रख करके जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन आई, और यहाँ से कितना हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा म्यू नॉट आई डैश। टोटल करंट कितना है, आई डैश है, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी जिस तरीके से यहाँ निकाला था थीटा की वैल्यू, उसी तरीके से यहाँ निकालोगे। डी एल और बी में यहाँ भी एंगल कितना होगा, 0। तो यहाँ से हो गया बी बाहर, अंदर डी एल और म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और यहाँ से डी एल को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, स्मॉल एल, और लिमिट्स वही 0 से 2 पाई आर, एंड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। एंड
ऑलरेडी हम जानते हैं किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई आर, माइनस जीरो होगा तो हम जीरो को नहीं लिख रहे हैं, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से 2 पाई आर को इधर ले करके जाओगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, आर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द केस सेकेंड, कि जब इनसाइड दैट वायर यदि कोई पॉइंट पी है और उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। यहाँ से तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यदि हम इसको इक्वेशन नंबर ए माने तो यहाँ से जो बी है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और इसको यदि तुम बी इक्वेशन मानो तो यहाँ से बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो यहाँ से हमें जो एक पॉइंट नोट करने के लिए मिल रहा है कि जब भी आउटसाइड दैट वायर की बात करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होगा, और यदि हम इनसाइड दैट वायर की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो हम इसको ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और हमने एक्स एक्सिस पर आर ले लिया, डिस्टेंस जो रेडियस होगी किसकी, दैट एम्पियर एंड लूप की, और हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया आर इज इक्वल टू ए, क्योंकि यदि हम इस वायर के पॉइंट पर ही माने, इस वायर पर यहाँ पर यदि पॉइंट माने तो वहाँ पर आर इज इक्वल टू ए होगा, तो हमने कहीं पर आर इज इक्वल टू ए ले लिया। और यहाँ से देखो कि जब आर इज इक्वल टू ए से इधर का मतलब क्या होगा, आर इज लेस देन ए, आर की वैल्यू जो होगी वो ए से छोटी होगी, ये वाली सिचुएशन केस नंबर 2। तो आर की वैल्यू जब ए से लेस है इसका मतलब पॉइंट पी इनसाइड दैट वायर है, और इनसाइड दैट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। और हमें पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है तो ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। और अब तुम ध्यान से देखो कि जैसे ही पॉइंट P इस वायर से बाहर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। तो यहाँ से एक पॉइंट और नोट करने के लिए मिलेगा कि जब भी वो अंदर की बात कर रहा है वायर के अंदर की, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है, और जैसे ही वायर से बाहर गया तो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट एट द सरफेस ऑफ दैट वायर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो इसका मतलब जहाँ पर r इज इक्वल टू ए है, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी मैंने उसे लिख दिया बी नॉट, दैट इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। और उसको हम निकाल सकते हैं कैसे, कि जब भी सरफेस पर होगा तो r इज इक्वल टू ए होगा, तो हम इस इक्वेशन के लिए r इज इक्वल टू ए रख सकते हैं। तो यहाँ से तुम यदि r इज इक्वल टू ए रखोगे इस इक्वेशन के अंदर तो यहाँ से होगा कितना, म्यू नॉट आई, r इज इक्वल टू ए रखना है, a डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दैट वायर। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो कहाँ पर होगी, एट द सरफेस ऑफ दैट वायर। इनसाइड की बात करेंगे तो हमारा डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीज, एंड यदि हम आउटसाइड पॉइंट P की बात करें तो इफ़ द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिक्रीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द एम्पियर सर्किटल रूल एंड इट्स एप्लीकेशन दैट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। और उसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स देखे कि यदि P पॉइंट उससे बाहर हो तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वेरिएशन करेगा, और यदि इनसाइड हो तो किस तरीके से वेरिएशन करेगा, और यदि सरफेस पर हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एम्पियर सर्किटल रूल। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, now this is the numerical
फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 4.8। और ये क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे सीबीएसई एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है 2 times in 2010 and 2016। Basically in this question a straight thick long wire of uniform cross sectional of radius a जिसके अंदर I current एम्पियर फ्लो कर रहा है and we have to find out by using Ampere's circuital rule the variation of the magnetic field BR inside and outside of the wire with the distance r is less than a and r is greater than a. Plot a graph showing variation of B with r, and in part second calculate the ratio of the magnetic field at point a by 2 above the surface of the wire to that point a by 2 below its surface and what is the maximum value of field of the wire। और इस वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। जिस तरीके से हमने एम्पियर सर्किल रूल के अंदर कैलकुलेट किया था फॉर अ स्ट्रेट वायर, उसी तरीके से यहाँ भी करना है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट वायर है। देखो इन दिस फिगर दिस इज द एक्सिस ऑफ द वायर जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर, एंड दिस इज द सेकेंड एम्पियर लूप एंड दिस इज द फर्स्ट एम्पियर लूप। बेसिकली इस एम्पियर लूप मीन्स यहाँ एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर, और जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r। हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड ये जो पॉइंट P है ये आउटसाइड दैट वायर है, और यहाँ पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट हम ये सिचुएशन समझ लेते हैं कि ये वायर किस तरीके से है। मीन्स दिस इज अ वायर एंड दिस वायर इज पुटिंग लाइक दिस वे, मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और इस तरीके से रखा हुआ है। मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर मुझे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि आपसे पूछूं तो क्या होगी। यदि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है मीन्स थंब एंड दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट मीन्स नीचे की तरफ। यदि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, इस इधर पॉइंट P मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मीन्स कि यदि मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करने से मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। और इसी पॉइंट P पर मुझे इस एम्पियरन लूप का एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेना है, तो वो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन भी इस एम्पियरन लूप के टेंजेंट की डायरेक्शन जो होगी उसी को शो करेगी। इट मीन्स यदि मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं इस एम्पियरन लूप पर, तो वो डायरेक्शन भी इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होगी। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन हमेशा दोनों डायरेक्शंस सेम होने वाली हैं, जैसा कि हमने एम्पियर सर्किल रूल के अंदर एक स्ट्रेट वायर के लिए जब कैलकुलेट कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड तब देखा था। तो यहाँ से पता चला कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट दोनों एक ही लाइन पर हैं। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और फॉर सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, और इसी पॉइंट पर लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी ये इस ही डायरेक्शन के अंदर होने वाली है। ठीक है, तो फॉर केस नंबर 1 for just outside this wire means r is greater than a, और सिचुएशन किस तरीके से है कि ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये एम्पियरन लूप है। इस पॉइंट P पर मुझे निकालना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द एम्पियरन लूप। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, और इसी पॉइंट पर जो इस एम्पियरन लूप का स्मॉल लेंथ एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। इट मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देन वी कैन यूज द एम्पियर सर्किल रूल, एंड अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किल रूल द क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I, एंड वी कैन क्लोज इट, डिस्क्लोज इट, and it will be closed integration of B dl cos theta that is equal to mu naught, and total current in the wire in the second ampere loop is I, क्योंकि जो सेकेंड एम्पियर लूप है उसके अंदर
ये वायर आ रहा है और वायर के अंदर करंट कितना है आई, तो एम्पियर लूप के अंदर करंट की वैल्यू कितनी होगी आई। सो ये हो गया यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 रखोगे इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, एंड बी को बाहर लोगे तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे 0 से लेकर के टोटल लेंथ ऑफ द एम्पिरिकल लूप, और टोटल लेंथ ऑफ एम्पिरिकल लूप क्या होगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाई इट्स रेडियस मीन्स 2 पाई आर। तो यहाँ से हो गया b मल्टीप्लाई बाई एल, 0 से लेकर के 2 पाई आर लिमिट हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई। एंड b इज इक्वल, जब रखोगे लिमिट्स रखोगे तो लिमिट्स रखोगे तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा यहाँ से 2 पाई आर माइनस 0 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और 0 घटाओगे 2 पाई आर में से तो 2 पाई आर ही बचेगा, दैट इज b मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। एंड यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सटर्नल पॉइंट P फ्रॉम दिस वायर। एंड बाई दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट B is inversely proportional to R. It means if R is increased then the value of B is decreased, and if R is decreased then the value of B is increased. Okay, and in the second case, case number 2, if R is less than A, it means the point P is inside that wire, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का उसके अंदर एम्पियरल लूप होगा, वो पॉइंट P होगा, तो थीटा विल बी 0 एज वी कैलकुलेट इन केस नंबर 1 एंड वी आर यूजिंग द एम्पियर सर्कल रूल। फर्स्ट हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि क्या इस फर्स्ट एम्पियरल लूप के अंदर अमाउंट ऑफ करंट आई ही होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एम्पियरल लूप है, जो अंदर वाला पॉइंट है उसका जो एम्पियरल लूप है वो इसके वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर है। इसका मतलब जितना अमाउंट ऑफ करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर होगा उतना अमाउंट ऑफ करंट एम्पियरल लूप के अंदर नहीं होगा, तो हमें वो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया होगा वो होगा पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर के अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट है वो आई है। इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया then amount of current will be I divided by pi a square, and we are calculating in the Amperian loop and the area of the Amperian loop is pi r square. So in pi r square the amount of current will be I divided by pi a square multiply by pi r square, pi से pi कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ से I multiply by r square divided by a square, इसको हमने मान लिया I dash। Then with the help of the Ampere's circuital rule क्या हो जाएगा, ऑलरेडी वी आर कैलकुलेटिंग दैट थीटा विल बी 0 एज इन केस नंबर 1। सो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं कि b क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ b डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। ओके, और यहाँ से b बाहर लोगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड द वैल्यू ऑफ आई डैश विल बी आई आर स्क्वायर divided by a square and b multiply by l and its limit are 0 to 2 pi r as we have already calculated in case number 1. Okay, mu naught I r square divided by a square, b upper limit minus lower limit रखोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 pi r is equal to mu naught I r square divided by a square। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, that is mu naught I r square divided by a square multiply by 2 pi r, r से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, that is b is equal to mu naught I r divided by 2 pi a square। So this is the value of the magnetic field if the point P is inside that wire। और यहाँ से हमें पता चल रहा है B is directly proportional to R। So in the wire, inside the wire,
if we are increasing the distance, then the magnetic field will be increased, and if we are decreasing the distance, then the magnitude of the magnetic field will also be decreased. And now we have to plot a graph showing the variation of B with R. So we can plot a graph if we are considering that this is x axis and this is y axis, and here R is equal to A. It means जो जब एम्पिरन लूप की जो रेडियस होगी वो और उस वायर की जो रेडियस होगी दोनों इक्वल है. इट मीन्स द एक्सटर्नल पॉइंट P एट विच वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज एट सरफेस ऑफ द वायर. ओके, देन B is at y axis, and for this it means if we are calculating for R is less than A, and R is less than A के लिए क्या है, B is directly proportional to R, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के लिए जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन. एंड आफ्टर R is equal to A it means R is greater than A, और greater than A के लिए जो वेरिएशन है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जो ग्राफ बनता है वो बनता है इस तरीके से. तो दिस इज द वेरिएशनल ग्राफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड R. नाउ इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A/2 above the surface of the wire to that a point A/2 below its surface. what is the maximum value of the field of wire? तो हमें जो कंडीशन इसके अकॉर्डिंग दे रखी है वो ये है कि मान लो दिस इज अ वायर, दिस इज द एक्सेस ऑफ दैट वायर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रेडियस है वो A दे रखी है. ओके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट A/2 अबव द सरफेस ऑफ द वायर. फर्स्ट हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, और ये सरफेस से कितनी दूरी पर है, ये है A/2, और यहाँ एक्सेस है ये. तो हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, एंड दैट पॉइंट P इज एट आउटसाइड दिस वायर. सो वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस फॉर्मूला. सो म्यू नॉट, दिस इज द कांस्टेंट, I ऑलरेडी कांस्टेंट क्योंकि स्टेडी करंट I फ्लो हो रहा है, and 2 pi is constant, so only the R is variational. So we have to calculate R, and R is the distance from the axis of that wire to that point P, and axis से लेकर के surface तक की जो distance है that is the cross sectional radius, और वो कितनी है A, and surface से लेकर के point तक की distance कितनी है A/2. तो total axis से लेकर के point P तक की जो distance हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, total R will be A plus A/2, that is 2 LCM, this is 2 plus A, that is 3A/2. This is the total distance, and we have to calculate the magnetic field at point P which is outside that wire. So we will use this formula. So magnetic field will be mu naught I over 2 pi R, and the value of R is 3A/2. So multiply by 3A/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से म्यू नॉट A डिवाइड बाई 3 पाई A. कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर A. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P जस्ट अबव द सरफेस ऑफ दैट वायर, एंड कितना ऊपर A/2, एंड फॉर दैट अ पॉइंट A/2 बिलो इट्स सरफेस. और यदि इस वायर के सरफेस से A/2 नीचे ले हम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि टोटल एक्सिस से लेकर के सरफेस तक A है, और यदि हमने यहाँ कोई पॉइंट P डैश ले लिया, और ये पॉइंट P डैश सरफेस से कितना नीचे है A/2, तो सरफेस से लेकर के एक्सिस तक A है, और सरफेस से लेकर के P डैश तक A/2 है. तो एक्सिस से लेकर के इस P डैश तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल A में से ये घटा दोगे तो कितना बचेगा, A माइनस A/2. तो फॉर सिचुएशन सेकंड, ये फर्स्ट के लिए था, सेकंड सिचुएशन के लिए क्या हो जाएगा
टोटल आर इज इक्वल टू कंप्लीट ए में से a/2 माइनस कर दोगे, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस a है सरफेस तक, और x और सरफेस से लेकर के p डैश तक a/2 है, तो x से लेकर के p डैश तक कितना बचेगा, a माइनस a/2। तो ये हो जाएगा a माइनस a/2 दैट इज 2a माइनस a/2 दैट इज a/2, and this is the value of r, and that p dash point is inside this wire, so we have to use this formula. Then b will be equal to mu naught I multiply by a/2 divided by 2 pi a square, a से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ से म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 pi a. दिस इज the value of the magnetic field inside that point P dash. And the next question is what is the maximum value of the field of the wire, and maximum value क्या होगी field of this wire की. तो हमें पता है कि inside that wire the magnetic field, मतलब inside that wire यदि हम distance को बढ़ाते थे तो magnetic field की वैल्यू बढ़ जाती थी, और outside that wire if the distance is increased then value of the magnetic field will be decrease. इसका मतलब ये है कि सरफेस पर यदि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम, और वहाँ पर सरफेस पर जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो एम्पियरन लूप की जो रेडियस होगी वो क्रॉस सेक्शनल रेडियस के बराबर होगी. इट मीन्स आर विल बी इक्वल टू ए. तो यदि आर की वैल्यू ए के बराबर होगी तो हम इस इक्वेशन के अंदर r इज इक्वल टू ए रख सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल होगा, देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए. दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज मैक्सिमम, एंड दिस वैल्यू विल बी एट द surface of the wire. Okay, this is all about this numerical and today's lecture. आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहले पढ़ा हमने एम्पियर सर्किटल रूल क्या होता है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन की कि हमने एक स्ट्रेट वायर के लिए जिसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था आउटसाइड एंड इनसाइड दैट वायर. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस lecture, and for giving me the more energy, please subscribe and share my channel, and for seeing the and watching the previous lecture videos, just write Rohan Sir Physics in YouTube search box, and you will able to find out these videos very easily. Okay.